ये प्रदेश है। ये उत्तर पर्वतीय प्रदेश है जिसे हम हिमालय के रूप में समझते हैं। दो भौतिक प्रदेश हो गए। तीसरा देखो, एक तो ये प्रायद्वीपीय पठार हो गया, ये तटीय प्रदेश हो गया। इस बीच में जो जोन है, ये खाली वाला जोन, इसको हम मैदानी प्रदेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैदानी प्रदेश। ये मैदानी प्रदेश है। ये मैदानी प्रदेश है। और यहां पर ये द्वीप समूह हैं। क्या हैं? द्वीप समूह। अब जो लोग चार जवाब दे रहे हैं वो अपने आप में सही है। और आप सब सुन लो, आज के बाद जब भी भौतिक प्रदेश आपसे कोई पूछे तो आप हमेशा चार ही जवाब दें। पूर्व परीक्षा में भी यही आंसर आया है और लॉजिकली हम इस चीज को प्रूव कर रहे हैं कि ये क्यों चार भौतिक प्रदेश है। फर्स्ट बात, सबसे पहले तो जो लोग तटीय प्रदेश और द्वीपीय प्रदेश को अलग अलग पढ़ते हैं, तो हमारी परिभाषा क्या कहती है? जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई कैसी हो? समान। तो तटीय प्रदेश की और द्वीप की समुद्र तल से लगभग जो ऊंचाई है समान है। समान ही जलवायु है, समान ही मिट्टी है और समान ही यहाँ पर वनस्पति है। तो ये अलग अलग भौतिक प्रदेश नहीं है कि समुद्र तटीय प्रदेश और द्वीपीय प्रदेश अलग अलग है। तो ये बिल्कुल एक ही भौतिक प्रदेश है। लेकिन सर आप बोल रहे हैं सर एनसीईआरटी में तो 5 और 6 दे रखे हैं, उनका क्या? देखो, छोटे बच्चों को अध्ययन की दृष्टि से टुकड़ों में बांट दिया जाता है जिससे बेटर तरीके से बच्चों को लर्निंग हो, ठीक है ना। लेकिन आप समझो ये कंपटीशन है और कंपटीशन में ये पूर्व परीक्षा में भी आया हुआ है। तो तटीय प्रदेश और द्वीपीय प्रदेश वस्तुतः एक ही भौतिक प्रदेश है। आगे भी मैं आपको जानकारी दूंगा कि गजेटियर में एसपी चटर्जी ने भी भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा है? 4। जो भारत सरकार का गजेटियर है 1964 में जो इसने पब्लिश किया, तो उसके हिसाब से भी 4 है। तो आप 5 या 6 नहीं कहें। अब कुछ लोग कह रहे हैं सर थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल भी तो अलग हो सकता है। भूगोल वेताओं ने थार के मरुस्थल को एक ही भौतिक प्रदेश में माना है, वो है उत्तर का विशाल मैदान। ये संपूर्ण उत्तर का विशाल मैदान है जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई, यहाँ समुद्र तल से ऊंचाई 360 मीटर से नीचे होती है। कितनी होती है? 360 मीटर से नीचे। तो ये एक प्रकार से मैदानी प्रदेश के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। दूसरा, यहाँ एक कारण है कि कुछ भूगोलवेत्ता इसे मरुस्थल की श्रेणी में नहीं मानते, क्योंकि मरुस्थल की जब पहली बार डेफिनेशन हुई तो उसमें यही कहा गया कि जिसकी भूमि की उपजाऊपन पूरी तरह से नष्ट हुआ है, मानवीय प्रक्रियाओं के फलस्वरूप जिसकी भूमि में उपजाऊपन नष्ट हो गया हो, उस भाग को हम मरुस्थल बोलते हैं। लेकिन अगर यहाँ अच्छी वर्षा हो जाए तो ये मोटा अनाज का क्षेत्र कहलाता है। बोलो, कहलाता है कि नहीं? और दूसरी बात, 3 परिभाषा है। एक तो यह समुद्र तल से इसकी ऊंचाई मैदान के समान है। दूसरा, यहाँ पर अभी जैसे बताया कि इसकी भूमि मरुस्थल नहीं है, मरुभूमि नहीं है। इसे बोलते हैं हम अपनी भाषा में, लेकिन इसे मरुस्थल की श्रेणी में हम रखते नहीं हैं, क्योंकि ये शुष्क भूमि के अंतर्गत रखते हैं। तीसरी कंडीशन है कि जहां घास का तिनका दूर दूर तक दिखाई ना दे, उस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? मरुस्थल। जबकि ये संसार का सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थलों की श्रेणी में हम रखते हैं। बोले, रखते हैं कि नहीं? तो इसे वस्तुतः मरुस्थल में ना रखकर एक उत्तर के विशाल मैदान में ही इसका अध्ययन किया जाता है, और उसमें लिखा रहता है राजस्थान का उत्तर पश्चिम का शुष्क भाग, शुष्क भाग के रूप में, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी बोलते हैं। डेजर्ट बोला जाता है लेकिन अध्ययन किसमें किया जाता है? विशाल मैदान। राजस्थान का उत्तर पश्चिमी भाग हो गया, पंजाब हरियाणा का मैदान हो गया, आपका गंगा का मैदान हो गया। गंगा के मैदान में ऊपरी गंगा, मध्य गंगा, निचली गंगा, इन सब का अध्ययन करेंगे, और ब्रह्मपुत्र। तो ये मैदानी प्रदेश के ही उपभाग थे, तो उसी मैदानी प्रदेश के ही अंतर्गत आता है। तो इसे आज के बाद आप 6, 5 नहीं पढ़ेंगे, केवल कितना पढ़ेंगे? 4। तो संपूर्ण भारत को कुल कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा है? 4। देखो कौन कौन से, मैं एक एक का नाम लिख देता हूं। सबसे पहला आता है तुम्हारा उत्तर पर्वतीय प्रदेश। उत्तर पर्वतीय प्रदेश, इसे इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्दर्न प्लेन रीजन। माउंटेन लिखना चाहिए, है ना।
नॉर्दर्न माउंटेन रीजन, उत्तर पर्वतीय प्रदेश। क्या बोलेंगे इसे? उत्तर पर्वतीय प्रदेश। दूसरे नंबर पे आता है तुम्हारा उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान, इसे बोलेंगे नॉर्दर्न प्लेन रीजन, नॉर्दर्न प्लेन रीजन। और तीसरे नंबर पर जो आता है वो आता है प्रायद्वीपीय पठार। कौन सा द्वीपीय पठार? प्रायद्वीपीय पठार। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेनिनसुलर प्लेटो, पेनिनसुलर प्लेटो ऑफ इंडिया, या प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं। और जो चौथा आता है तुम्हारा लास्ट में, इसे हम पढ़ते हैं समुद्र तटीय, समुद्र तटीय एवं द्वीपीय प्रदेश, एवं द्वीपीय प्रदेश। ये चार भौतिक प्रदेश हैं। हमारे भारत के कुल मुख्य रूप से कितने भौतिक प्रदेश हैं? चार भौतिक प्रदेश हैं। तो उत्तर पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, समुद्र तटीय प्रदेश। बोलो क्लियर हो गया एक कॉन्सेप्ट? कि प्रकार आपसे पूछे तो आप चार ही जवाब देंगे। देखो आप हमेशा मैप रखा करो, भारत के मैप, इंडिया के मैप आपके पास होने चाहिए कम से कम 10 मैप, और एक पंचिंग मशीन में उसे रखा करो। जैसे ही हम फिल करते हैं आप भी साथ साथ फिल कर लिया करो, आपको पता लग जाएगा। क्योंकि ज्योग्राफी बिना मैपिंग के अधूरी है, ठीक है ना? आप थ्योरी कितना भी लिख लो, लेकिन मैप, क्योंकि आंखें कभी धोखा नहीं खाती। कई बार हम देख लेते हैं और फिर कहते हैं कि यार मैंने तुम्हें कहीं देखा है, क्योंकि दिमाग तो काम नहीं कर रहा। लेकिन आंखों ने एक बार देख लिया ना, तो आंखों को आप ट्रेनिंग अच्छी दो। आप स्टडी रूम में भी मैप लगाएं, स्टडी रूम में मैप लगाएंगे सुबह और शाम रोजाना देखो, आप कभी भूलेंगे नहीं, आपको कभी रटने की जरूरत नहीं है। तो आंखों को अच्छी ट्रेनिंग दो, आंखें धोखा नहीं खाती हैं, माइंड धोखा खा जाता है। बोलो चार भौतिक प्रदेश हो गए। अब यहां से सवाल क्या बनेगा? सवाल ये बनेगा कि भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो आपको दिख रहा होगा ये जो जोन है, जो आपका प्रायद्वीपीय पठार है, यही भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश। तो भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा हुआ? लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर फैला है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32 लाख। तो लगभग हम राउंड फिगर में 49% इसका रेशो मानते हैं। तो सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश तुम्हारा पेनिनसुलर प्लेटो ऑफ इंडिया है, पेनिनसुलर प्लेटो ऑफ इंडिया है। अच्छा, अब आपसे यह भी पूछ सकता है सबसे छोटा भौतिक प्रदेश कौन सा है? क्षेत्रफल में सबसे छोटा भौतिक प्रदेश होगा तुम्हारा समुद्र तटीय एवं द्वीपीय प्रदेश, समुद्र तटीय एवं द्वीपीय प्रदेश। बोलो क्लियर हो गया? सबसे बड़ा कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार। सबसे छोटा कौन सा है? समुद्र तटीय एवं द्वीपीय प्रदेश। अब बात आती है कि भाई सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश कौन सा है? भारत का सबसे नवीनतम, रिसेंटली जिसका कंस्ट्रक्शन हुआ है, रिसेंटली जिसका निर्माण हुआ है, वो कौन सा भौतिक प्रदेश है? तो आप क्या जवाब देंगे? उत्तर का विशाल मैदान प्लीस्टोसीन काल में हुआ है। मैं आगे आपको इन सभी कालों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि एक सिद्धांत आएगा पर्वतों की उत्पत्ति कैसे होती है। तो कुछ सिद्धांतों में हम अध्ययन करेंगे, तो वहां कुछ टाइम पीरियड आपको बताएंगे। क्योंकि आपसे पूछेगा हिमालय के टाइम पीरियड पूछेगा, एक तरफ हिमालय की रेंज होंगी, दूसरी तरफ टाइम पीरियड ट्रांस हिमालय, और उधर आएगा आपका या तो ओलिगोसीन काल आएगा, मायोसीन आएगा, प्लायोसीन आएगा, ऐसे रेंज आएंगे। तो ये थोड़ा सा टाइम पीरियड को लेकर क्वेश्चन बनता है बड़ी परीक्षाओं में। तो ये प्लीस्टोसीन काल में निर्मित हुआ है, तो ये सबसे नवीनतम है। तो सबसे प्राचीनतम कौन सा होगा? पेनिनसुलर प्लेटो ऑफ इंडिया, पेनिनसुलर प्लेटो ऑफ इंडिया। प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का क्या है? ये पार्ट है। किसका पार्ट है ये? प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का ये पार्ट है। अभी बताएंगे ये भौतिक प्रदेश कैसे बने, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। अभी हम बेसिक जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। चलो क्षेत्रफल हो गया, नवीनतम प्राचीनतम हो गया। अब आपसे पूछ रहा है जनसंख्या का सबसे ज्यादा घनत्व किस भौतिक प्रदेश में है? सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है? तो ओबियसली है जहां मैदानी प्रदेश है। आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में लगभग अब तो 25 करोड़ से भी अधिक हो गई होगी, लेकिन जनगणना 11 के अनुसार तो 19 करोड़ के आसपास थी।
एक ऑस्ट्रेलिया के बराबर जनसंख्या थी। तो आप सोच सकते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, ये पूरा गंगा मैदान जो है ये सर्वाधिक घना बसा हुआ है। तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला कौन सा भौतिक प्रदेश है? उत्तर का विशाल मैदान। और तो और इसी प्रदेश में, इसी प्रदेश को, क्योंकि गंगा यमुना द्वारा निर्मित है, तो इसी गंगा यमुना के मैदान को भारत का हृदय स्थल कहा जाता है, हार्ट प्लेस ऑफ इंडिया कहलाता है। क्योंकि इसी घाटी में, क्योंकि धार्मिक दृष्टि से संपन्न है, शैक्षिक दृष्टि से संपन्न है, आर्थिक दृष्टि से संपन्न है, राजनीतिक दृष्टि से संपन्न है और सामाजिक दृष्टि से भी सबसे ज्यादा संपन्न यही है। इसीलिए इसे भारत का हृदय स्थल कहते हैं। भैया ये धार्मिक दृष्टि से इसलिए क्योंकि इसी बेल्ट में राम और कृष्ण का जन्म हुआ है, इसी बेल्ट में महावीर स्वामी और बौद्ध का जन्म हुआ है, इसी वाले बेल्ट में। और शैक्षिक दृष्टि से इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा होगा नालंदा विश्वविद्यालय, जो विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय भी माना जाता है, वो इसी बेल्ट में है। और राजनीति का केंद्र भी रहा है, क्योंकि यहीं पर है सोन नदी, और जहां पर गंगा नदी में मिलती है पटना वाला, जिसे मगध जनपद कहते थे, तो वो भी राजनीति का केंद्र रहा था। और बाद में इसी घाटी में कन्नौज फिर राजनीति का केंद्र रहा। 150 वर्ष तक, 150 वर्ष तक वहां त्रिपक्षीय संघर्ष रहा। ये सब आपने इतिहास में पढ़ा होगा। तो ये सब एक ही तो बेल्ट है, गंगा वाला पार्ट है। और तो और आज भी देश में प्रधानमंत्री जो तय करता है वो राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। देश को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री अगर किसी ने दिए तो उत्तर प्रदेश ने दिए, क्योंकि सबसे ज्यादा लोकसभा की क्या है? सीटें आती हैं। बोलो है कि नहीं? इसके अलावा नवीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है, इसलिए सबसे ज्यादा खाद्यान्न उत्पन्न होता है। और खाद्यान्न उत्पन्न होगा तो आर्थिक संपन्नता व्यक्त करेगा। इसी के नीचे यहाँ छोटा नागपुर का पठार है, हालांकि वो पठारी प्रदेश में आ जाता है, लेकिन इस मैदान से संबंधित है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से इसे हार्ट प्लेस ऑफ इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्ट प्लेस ऑफ इंडिया। बोलो क्लियर हो गया? ऐसे ही आपको ये याद रखना है, न्यूनतम जनघनत्व पूछे तो पर्वतों पे सबसे कम जनघनत्व मिलता है। तो उत्तर पर्वतीय प्रदेश जो है न्यूनतम जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश है। अब इन्हें सरल रूप में, छोटे छोटे रूप में हम क्वेश्चन के रूप में लिख लेंगे, फिर उसके बाद ये कैसे भौतिक प्रदेश बने और इनसे संबंधित कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ये लगभग 12 से घंटे की क्लास है, 10-12 घंटे की, तब जाकर ये कंप्लीट होगा। तो 2-3 क्वेश्चन के टाइप में लिख लेंगे। ऐसे लिखेंगे, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश, बिगेस्ट फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, तो कौन सा होगा? प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, पेनिनसुलर प्लेटो ऑफ इंडिया लिख देंगे। ये लगभग 49% भाग को कवर करता है, लगभग राउंड फिगर बता रहा हूं, यानी कि 16 लाख वर्ग किलोमीटर में है। 16 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका टोटल एरिया है। दूसरा आप लिखेंगे सबसे छोटा, सेम लैंग्वेज लिखेंगे, सबसे छोटा तो सबसे छोटा भौतिक प्रदेश कौन सा होगा? अभी तो बताया था समुद्र तटीय एवं द्वीपीय प्रदेश, तो यहां लिखेंगे समुद्र तटीय एवं द्वीपीय प्रदेश। ये राउंड फिगर में लगभग 11% भाग को कवर करता है। 32,87,263 जो आपने पढ़ रखा है उसी का लगभग 11% है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं कोस्टल रीजन एंड आइलैंड्स, कोस्टल रीजन एंड आइलैंड, कोस्टल एंड आइलैंड रीजन बोल सकते हैं शॉर्ट में लिख के।
फिर उसके बाद आप लिखेंगे सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश। तो सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश कौन सा है भाई? एंड ओल्डेस्ट फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। तो आप क्या लिखेंगे? प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। क्या होगा? प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। मैं आपको कुछ वीडियो भी बताऊंगा कि कैसे भौतिक प्रदेश का निर्माण हुआ, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है, ये जियो साइक्लोन थ्योरी कैसे काम करती है, कुछ बताएंगे। अभी हम सिर्फ चर्चा कर रहे हैं। इसको इंग्लिश में चाहें तो आप लिख सकते हैं पेनिन सूलर प्लेटो, और उसकी इसी प्रकार से एक और लिख देंगे सबसे नवीनतम और सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश फिर कौन सा होगा भाई? मैदान। पहले पर्वत बने, उसके बाद मैदान। तो आप लिखेंगे उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान, नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन रीजन, नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन रीजन। और देखो इसमें आप एक पॉइंट लिख देंगे, यहां पर आप लिखेंगे कि इसका निर्माण ये कार्बोनिफेरस युग से संबंधित है। कौन से युग से संबंधित? ये तो कार्बोनिफेरस युग में जो पेंजिया के टुकड़े हुए तब का पार्ट है, और ये प्लीस्टोसीन काल में निर्मित हुआ। कब निर्मित हुआ? प्लीस्टोसीन काल में। तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं प्लीस्टोसीन। आगे बताऊंगा मैं प्लीस्टोसीन क्या है। प्लीस्टोसीन काल में निर्मित हुआ है। प्लीस्टोसीन काल में निर्मित हुआ है। कई बार प्लीस्टोसीन काल नहीं आता तो टर्सरी याद रखना। क्या याद रखना? टर्सरी। टर्सरी काल का ये अंतिम पार्ट होता है प्लीस्टोसीन काल। हाँ जी, दो पार्ट होते हैं, एक क्वाटनरी एज होता है, एक टर्सरी होता है। क्वाटनरी एज में आपके सबसे रिसेंटली जो बने हैं वो बालू का स्तूप बने। क्या बने? बालू का स्तूप, जिसे एक प्रकार से हेलियोसीन टाइम बोल सकते हैं, उसका पॉइंट आता है। तो सबसे प्राचीनतम हो गया, सबसे नवीनतम हो गया। अब आप लिखेंगे सर्वाधिक जन घनत्व वाला भौतिक प्रदेश। सर्वाधिक जन घनत्व वाला भौतिक प्रदेश, सर्वाधिक जन घनत्व वाला भौतिक प्रदेश। तो सर्वाधिक जन घनत्व कहां मिलेगा? उत्तर का विशाल मैदान, विशाल मैदान। देखो यहां एक नोट करके लिख देना, इसे भारत का हृदय स्थल कहते हैं। क्यों? और चार ऑप्शन आ जाएं। क्योंकि सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से संपन्न है ये। ठीक है ना? इसी वजह से इसे हार्ट प्लेस ऑफ इंडिया कहते हैं। तो आप नोट करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं गंगा, यमुना, दोआब को, क्योंकि विशाल मैदान में बेसिकली गंगा का सबसे ज्यादा योगदान है। वैसे तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तीनों नदियों द्वारा निर्मित है, लेकिन सबसे ज्यादा जो पार्ट आता है वो गंगा यमुना। और गंगा यमुना के दोआब को भारत का क्या कहते हैं? हृदय स्थल। क्या कहलाता है? हृदय स्थल। इसे भारत का हृदय स्थल कहा जाता है, कहा जाता है। हार्ट प्लेस ऑफ इंडिया, हार्ट प्लेस ऑफ इंडिया। खाद्यान्न का कटोरा भी कहते हैं इस भौतिक प्रदेश को। क्या कहते हैं? खाद्यान्न का कटोरा। अब क्यों कहते हैं तो ये तुम्हारे दिमाग में याद रखना, शैक्षिक दृष्टि से भी संपन्न है। एक तो आप लिखेंगे धार्मिक, दूसरा शैक्षिक, सामाजिक
आर्थिक, राजनीतिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से संपन्न होने के कारण, दृष्टि से संपन्न होने के कारण कहते हैं इसे, संपन्न होने के कारण इसे हम हार्ट प्लेस ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है साहब। और एक न्यूनतम और लिख देना, न्यूनतम जनघनत्व, लास्ट लोएस्ट डेंसिटी वाला फिजिकल डिवीजन, न्यूनतम जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश। तो कौन सा भौतिक प्रदेश है भाई? उत्तर पर्वतीय प्रदेश। कौन सा है? उत्तर पर्वतीय प्रदेश, उत्तर पर्वतीय प्रदेश। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, आप सब लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे, पढ़ेंगे, उस सवाल को जवाब देंगे। ठीक है साहब? ये यहां तक सबने लिख लिया? इसी टॉपिक को तुम ढंग से पढ़ जाना, जलवायु को और भौतिक प्रदेश को। बाकी के टॉपिक बहुत सरल लगेंगे आपको, यही ज्ञान वहाँ पे काम आएगा। आपको इसी बात को बार बार मैं वहाँ दोहराऊंगा कि मैंने भौतिक प्रदेश में भी बताया, जलवायु में मैंने ये बताया। सबने लिख लिया ना? एक सवाल है और आप साथ में उस सवाल को भी लिखेंगे और जवाब देंगे, साथ साथ लिखते चलना क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे बड़ा भू आकृतिक प्रदेश है। मैंने शॉर्ट में लिखा है, भारत का निम्न में से सबसे बड़ा भू आकृतिक प्रदेश कौन सा है? और 4 वहां ऑप्शन मिलेंगे। ए ऑप्शन मिलेगा पर्वत, दूसरे ऑप्शन में मिलेगा पहाड़ियां, तीसरे ऑप्शन मिलेगा पठार और चौथे ऑप्शन मिलेगा मैदान। और आपको जवाब देना है कि इनमें से सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है। अरे बोलो तो सही। पठार। देखो ये सवाल ऐसे ही उलझाता है, उसका काम है उलझाना। मैंने कहा ना, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, आपको उस जाल में नहीं फंसना है, क्योंकि हम जाल का तोड़ बता रहे हैं। जब ऐसे सवाल दे तो इसका आंसर क्या होगा? मैदान। पर्वतीय भाग 10.6% भाग पर है, पहाड़ियाँ 18.5% भाग पर हैं, मैदान पठार जो है वो तुम्हारा 27.7% पर है, और मैदान जो है ये आपका 43.2% भाग पर है। किस पर? 43.2% भाग पर है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है साहब? सर ये ऐसे कैसे हो गया? अभी तो आप 49% बता रहे थे, ये कैसे हो गया? तो देखो ये भूआकृतियां हैं ना, ये उच्चावच के आधार पर है। किसके आधार पर? उच्चावच का मतलब है ऊंचाई, हाइट के आधार पर। किसके आधार पर? हाइट के आधार पर। डडले स्टाम्प ने भूआकृतिक प्रदेशों को ऊंचाई के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा है। वैसे सामान्यतः ऐसा बताया जाता है कि जिसकी ऊंचाई 360 मीटर से नीचे हो, क्या हो? नीचे हो, वो अपने आप में क्या है? मैदान है। इसी प्रकार से 360 मीटर से तो ऊंची और 660 मीटर से क्या है? नीची हो, उस वाले भाग को हम बोलते हैं पठार। और 660 मीटर से 900 मीटर तक
का जो भाग है वो अपने आप में क्या कहलाता है? पहाड़ियां। और 900 से 1000 मीटर से अभी अधिक, 900 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? पर्वत। क्या बोलते हैं? पर्वत। अब देखो वापस उस मैप को देखना है आपको। एक मैप बनाया था मैंने भौतिक प्रदेश का, ये देखो आप, यहां पर ये आपको दिख रहा है क्या? इस वाले जोन में नदियां नहीं बहती? अरे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, पलार, बैगई, ताम्रपर्णी, ये सब नदियां हैं कि नहीं? पूरब में बात करें तो महानदी वगैरह नदी है, इसके अलावा स्वर्ण रेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी नदी है। और जहां नदी बहती है उसका तल तो नीचे है। जब ऐसे जोन में कोई नदी बहती है तो यहां तो नदी है, लेकिन इसके आसपास का जो भाग है इसकी औसत ऊंचाई 360 मीटर से नीचे है। तो इस वाले भाग में भी मैदान है, ऊपर वाले भाग में भी मैदान है। इस आधार पर भारत का 32,87,263 का लगभग जो आपका 43% भाग है वो 360 मीटर से नीचे है। इसलिए अगर ऐसे सवाल आए जहां पर पर्वत, पठार, मैदान शब्द दे, तब आपका आंसर क्या होगा? मैदान होगा। क्या होगा? मैदान होगा। तो यहां पर आपको इस हिसाब से देना है। अगर वो कहे कि भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश और 4 ऑप्शन आए, उत्तर पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, दक्षिण का पठार और समुद्र तटीय एवं द्वीपीय प्रदेश, फिर वहां आंसर बदल जाएगा। वहां पर क्या होगा? दक्षिण का पठार बोल दो या प्रायद्वीपीय पठार बोल दो। बोलो क्लियर हो गई बात? तो ऐसे जवाब देना है आपको। देखो मैंने आपको 4 भौतिक प्रदेश बताए थे, उनका भी रेशो मैं आपको बता देता हूं। 4 भौतिक प्रदेश जो मैंने बताए थे उनका रेशो क्या है? ये 4 जो भौतिक प्रदेश थे, सबसे पहले मैंने बताया था नॉर्दर्न, इंग्लिश में लिख दूं कोई दिक्कत तो नहीं है? हिंदी में लिखूं? नॉर्दर्न प्लेन रीजन, अरे ये प्लेन बोल रहा है, माउंटेन रीजन है ये। उत्तर पर्वतीय प्रदेश, और उत्तर पर्वतीय प्रदेश का जो रेशो बताया था वो लगभग 17% है। कितना है? 17%। 17% इसका रेशो है। दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया था नॉर्दर्न प्लेन रीजन, और इसका लगभग 23% भाग है। यानी भारत के जो 32,87,000 है उसका लगभग 23% भाग में ये फैला हुआ है नॉर्दर्न प्लेन रीजन। तीसरे नंबर पे बताया था पेनिनसुलर प्लेटो, और इसका रेशो है 49%। कितना है? लगभग 49% है। और जो सबसे आखिर में आता है वो है तुम्हारा एक तो कोस्टल एंड आइलैंड रीजन, और ये लगभग 11% है। तो कल को आपसे सवाल पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भौतिक प्रदेशों का आरोही क्रम, आरोही अवरोही क्रम, तो आप जवाब दे देंगे। सबसे छोटा कौन सा है? तटीय प्रदेश, तटीय द्वीपीय प्रदेश। दूसरे नंबर पर छोटा कौन सा है? नॉर्दर्न माउंटेन रेंज। तीसरे नंबर पे नॉर्दर्न प्लेन रीजन, और सबसे बड़ा पेनिनसुलर प्लेटो ऑफ इंडिया। बोलो क्लियर हो गया? अब ये तो मैंने केवल जर्नल बात कही है। अब ये बने कैसे, भारत के भौतिक प्रदेशों को सबसे पहले किसने बांटा, तो 2-3 पॉइंट भी हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना? तो 2-3 पॉइंट ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। जैसे आपको नाम याद रखना है। डडले स्टाम्प ने 1928 में भारत को 3 भौतिक प्रदेशों में बांटा। 3 भौतिक प्रदेशों में बांटा। तो डडले स्टाम्प ने कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा? 3 भौतिक प्रदेशों में। एक विद्वान आता है तुम्हारा
ओ एच स्पेट, लेकिन ओ एच स्पेट का इतना बड़ा रोल नहीं है। ओ एच स्पेट के बाद जो आता है वो आता है महत्वपूर्ण, जिसका नाम है, जो सबसे इंपॉर्टेंट भी है, एस पी चटर्जी। एच पी चटर्जी, एच बी चटर्जी ने गजेटियर, गजेटियर ऑफ इंडिया में, गजेटियर ऑफ इंडिया में भारत को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा। कितने भौतिक प्रदेशों में? 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया। और इसने 4 तो बड़े बृहद प्रदेश बताए, 4 बृहद, 20 मध्यम और 58 लघु प्रदेश बताए थे। ये सब इसी ने बताए थे। ये जो चटर्जी है ना, इन्होंने मेघालय का नाम सुझाया था। क्या सुझाया था? मेघालय को मेघालय जो नाम दिया था वो इसी एच पी चटर्जी ने दिया था। किसने दिया? एच पी चटर्जी ने। तो मेघालय को नाम भी इसने ही दिया। बोलो क्लियर हो गया? एक विद्वान का नाम आता, फिर आपको बताएंगे भौतिक प्रदेशों का निर्माण कैसे होता है। देखो, आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 1971 में, इसको अगले पेज से ही लिख लेंगे, हटा दें इसे। भाई 4 तो ग्रेट जोन थे, मीडियम साइज के 20 प्रदेश बताए, और इन 20 को 58 स्मॉल रीजन में बांटा। कितने? 58 स्मॉल रीजन बताए थे। तो आपसे कल को पूछ ले कि एसपी चटर्जी ने भारत को कुल कितने मध्यम प्रदेशों में बांटा, तो मध्यम प्रदेश 20, लघु प्रदेश और बृहद प्रदेश, तो ये ग्रेट जोन है, ये मीडियम साइज के, ये स्मॉल साइज के लघु प्रदेश। अब एक आरएल सिंह का नाम और आता है, प्रोफेसर आरएल सिंह, रामलोचन सिंह इसका नाम है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ये ज्योग्राफी के डिपार्टमेंट से प्रोफेसर रहे हैं। और आरएल सिंह ने 1971 में भारत को 4 बृहद, 28 मध्यम, 97 प्रथम श्रेणी, इसके अलावा 192 द्वितीय श्रेणी और 484 तृतीय श्रेणी के भौतिक प्रदेशों में बांटा। देखो, ये फर्स्ट क्लास थे, ये सेकंड क्लास डिवीजन था, और ये थर्ड क्लास डिवीजन था, और ये ग्रेट था, बृहद डिवीजन जिसे बोलते हैं। ये इसका भी नाम आता है। आरएल सिंह को भी आप पढ़ते हैं कि नहीं? इसने राजस्थान को भी भौतिक प्रदेशों में बांटा, क्योंकि इसने पूरे भारत का ही प्रदेश का वर्णन किया, तो जिसमें राजस्थान भी आता है। और राजस्थान को 2 बृहद प्रदेशों में, 4 मध्यम श्रेणी और 12 लघु प्रदेशों में इसी ने किया था। तो 4 तो बृहद प्रदेश, 28 मध्यम श्रेणी, 57 प्रथम श्रेणी, 192 द्वितीय श्रेणी और 484 तृतीय श्रेणी के प्रदेशों में इसने डिवाइड किया। अब देखो, यहां से पढ़ेंगे भारत के प्रदेशों का निर्माण कैसे हुआ। देखो, ध्यान पूर्वक अगर स्क्रीन पर रहेगा तो आप, मैं समझता हूं कि सारी चीजें यहीं पे याद हो जाएंगी। कोई भी कठिन चीज नहीं बताई है मैंने। मैं आपको कभी ना डराता हूं ना कठिन चीज बताता हूं। जो कॉन्सेप्ट सिलेबस में होता है वो सारी चीजें बताने की कोशिश करता हूं, ठीक है ना। वैसे मुझे इतना पता नहीं है कि यहाँ का एजुकेशन लेवल कितना है,
ठीक है ना, जब टेस्ट लगेगा, जब आपके मार्क्स आएंगे तब पता चलेगा। अभी तो मैं फुल रेंज में चल रहा हूँ, जब मुझे थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा ना तो फिर रेंज बदली जा सकती है। तो आप कभी भी ऐसे सो ना करें कि हम कम जानते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं जो बात कह रहा था कि देखो इस भौतिक प्रदेशों का निर्माण कैसे हुआ, इसकी एक कॉन्सेप्ट दिया था वेगनर महोदय ने। किसने? ये नाम तो सुना होगा, वेगनर ने एक सिद्धांत दिया था। ये जर्मनी के थे, अल्फ्रेड वेगनर। और अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय क्या दिया था? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। सर इसका इंग्लिश में नाम बता दो। तो देखो इसे इंग्लिश में लिखते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत इन्होंने कब दिया था? 1912 में। कब दिया था? वैसे 1908 में ही तैयार कर लिया, लेकिन आंशिक संशोधन के लिए इसने पब्लिश करने से रोक दिया और 1912 में दिया था। ये सिद्धांत इन्होंने 1912 में दिया था। 1912 में ये सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत से हमें क्या पता लगता है? ये दो तीन चीजें बताता है कि पृथ्वी पर भौतिक प्रदेशों का निर्माण कैसे हुआ, महाद्वीप और महासागरों का निर्माण कैसे हुआ, और पर्वतों की उत्पत्ति भी कैसे हुई। देखो क्या बताता है ये, तो ये तीन चीजें बताता है। पहला आएगा महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति कैसे होती है। महाद्वीपों एवं महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित जानकारी देता है। भैया इसकी किताब आती है इसी सिद्धांत में, वो 1915 में किताब निकालता है। 1912 में तो ये सिद्धांत दिया, लेकिन 1915 में इसने एक बुक पब्लिश की थी और उसका नाम था ओरिजिन ऑफ कंटिनेंट्स एंड ओशियन, यानी कि पृथ्वी पर महाद्वीप और महासागरों का निर्माण कैसे हुआ, ये सिद्धांत दिया था। तो 1915 में इस पुस्तक में महाद्वीप महासागरों की भी जानकारी मिलती है। और इसके अलावा इसमें दूसरी बात आती है कि भौतिक प्रदेशों का निर्माण कैसे होता है। भौतिक प्रदेशों का निर्माण कैसे होता है, और साथ में हिमालय की उत्पत्ति या पर्वतों की उत्पत्ति कैसे होती है, ये सब इसने जानकारी दी। अभी कोई लिखेगा नहीं, मैं आपको पूरा टाइम दूंगा और लास्ट में एक वीडियो भी बताऊंगा, तब जाकर आप लिखेंगे, क्योंकि ध्यान भंग हो जाएगा। दोबारा सुन लो, अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत को इंग्लिश में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बोलते हैं। 1912 में यह सिद्धांत दुनिया के सामने रखा था, और इस सिद्धांत में महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति कैसे होती है, हाउ टू ओरिजिन ए कंटिनेंट एंड ओशियन, ठीक है ना। इसी नाम से एक इनकी किताब आती है 1915 में, जो इस चीज को पुष्ट करती है। फिजिकल डिवीजन का जो निर्माण हुआ है, प्रोसेस हुई है, वो कैसे हुई है, और हिमालय पर्वत की उत्पत्ति से संबंधित हल्का सा सिद्धांत देता है, एक बेस क्लियर करता है कि पर्वतों की उत्पत्ति कैसे होती है। आगे चलकर इस सिद्धांत को कम मान्यता मिलती है, क्योंकि कुछ चीजें ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। कोई सिद्धांत अपने आप में पूर्ण नहीं होता जब तक कि दूसरा सिद्धांत ना आ जाए, नहीं तो यही मान्य है, ठीक है ना। अब देखो ये क्या कहता है, ये कहता है ये पूरी पृथ्वी है, ये पूरी पृथ्वी है। ये यार दिक्कत है। क्या करें इसमें सेलेक्ट में? थोड़ा सा मैं भूल गया यार। शेप में कहाँ है कलर? अच्छा, और ये मोटा कैसे होगा? अरे यार ये खिसकता भी तो नहीं है। अरे व्यू बोर्ड पे आदत है ना वो, ये दूसरा बोर्ड है नोट 3। तो देखो ऐसे पृथ्वी थे,
ये क्या थी? पृथ्वी। और इस पृथ्वी पर दो बड़े खंड थे, दो ही बॉडी थी इस पर। एक तो था स्थल खंड। क्या था? स्थल खंड, ये ऐसा कहता है। और इसके चारों ओर जो था, ये चारों ओर इसके क्या था? जलीय खंड था, जलीय खंड था। इसने संपूर्ण पृथ्वी को दो बॉडी में बांटा था, एक तो लैंड मास बॉडी और दूसरा वाटर बॉडी। ठीक है ना साहब? अब ये कहता है कि पहले प्राचीन समय में पृथ्वी अंदर से गर्म थी। कैसे थी? अंदर से गर्म थी, बाहर से क्या हुई? ठंडी। बाहर से क्या हुई? ठंडी। तो आप जानते हैं कि पूरी पृथ्वी पर अब तक 5 आइस एज आ चुकी हैं। तो 5 आइस एजों में से एक कार्बोनिफेरस युग आता है। इस कार्बोनिफेरस युग में आइस एज के कारण इसमें कन्वेंशनल करंट चलते हैं, संवहनीय धाराएं चलती हैं, और जिसकी वजह से इसके टुकड़े हो जाते हैं। मैं इमेज बताऊंगा, यहाँ पर इस बोर्ड पर सारी चीज़ें चलती नहीं है, नहीं हम तो 3D के माध्यम से भी बताते हैं कि जिससे कि आपको सारी चीज़ें यहीं पे क्लियर हो जाएं। देखो आप ऐसे समझ लो, गरम मिट्टी का तवा है। क्या है? गरम मिट्टी का तवा, जिस पर रोटी बनती है, उस पर ठंडा पानी डाल दो, वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं? ऐसे ही आप देखते हैं, जैसे ये कन्वेंशनल जो करंट होते हैं, मान लो ये एक पात्र है, इसमें आपने पानी रख दिया। क्या रख दिया? पानी। पानी रख दिया और नीचे से क्या लगा दी? आग लगा दी। वैसे आग लगाना शब्द सही नहीं होता है ना, हमने गैस जला दी। और यहां से जब हम इसको गर्म करेंगे तो ये गर्म पानी ऊपर जाएगा कि नहीं? अरे बोलो जाएगा कि नहीं? जब नीचे से टेम्परेचर अधिक होगा तो ये गर्म पानी ऊपर जाएगा, लेकिन फिर जब ऊपर वाला पानी कहां आएगा? यही तो, ये प्रोसेस ही तो कन्वेंशनल करंट है। ये क्यों चल रही है? तापमांतर के कारण। तापमांतर दो जगहों पर यहां टेम्परेचर में डिफरेंट है, जिसकी वजह से कन्वेंशनल करंट चलते हैं। और इसी वजह से पृथ्वी के अंदरूनी भाग में बहुत ज्यादा हाईली टेम्परेचर था और ऊपरी भाग पर बर्फ पड़ी हुई थी, तो निश्चित रूप से पृथ्वी के टुकड़े होने थे। इसी वजह से इसमें क्या हुए? फ्रैक्शन हुए, और फ्रैक्शन की वजह से, इन्हीं कन्वेंशनल करंट की वजह से ये दो भागों में बट गई। आगे चलकर मैं आपको बता देता हूं, इस स्थल खंड को उसने एक नाम दिया था, पेंजिया। क्या नाम दिया था? पेंजिया। और इस जल खंड को उसने क्या नाम दिया? पेंथालासा। आज जो हम महासागर, 5 महासागर देख रहे हैं, छोटे बंद और सागर देख रहे हैं, वो सब जुड़े हुए थे। और आज जो हम 7 महाद्वीप पढ़ते हैं, वो सब एक ही खंड था, संपूर्ण स्थल खंड था, जिसके चारों ओर जलीय राशि थी। ठीक है ना? जलीय राशि को उसने पेंजिया कहा, और जो इस सागरीय राशि थी उसे पेंथालासा कहा। अब इस पेंजिया में क्या होते हैं? फ्रैक्शन होते हैं। क्या होते हैं? फ्रैक्शन। तो पेंजिया में विखंडन शुरू होता है। क्या होता है? विखंडन। और ये विखंडन शुरू होता है कार्बोनिफेरस में। कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस युग है। कौन सा युग है? कार्बोनिफेरस। भाई साहब 36 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 28 पॉइंट कुछ करोड़ वर्ष पूर्व की अवधि क्या कहलाएगी? कार्बोनिफेरस। आप आगे पढ़ोगे, भारत में 2 प्रकार का कोयला मिलता है, एक टर्सरी कालीन कोयला, दूसरा गोंडवाना कालीन कोयला। तो गोंडवाना कालीन जो कोयला है वो कार्बोनिफेरस युग में ही निर्मित हुआ था, और भारत में सबसे ज्यादा गोंडवाना कालीन ही कोयला मिलता है। लेकिन राजस्थान में उल्टा है, राजस्थान में टर्सरी युग का कोयला सबसे ज्यादा मिलता है। बोलो सही कह रहा हूं कि नहीं? तो इस कार्बोनिफेरस युग में, जिसे हम हिमयुग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आइस एज बोलते हैं। इस आइस एज में, हिमयुग में, कन्वेंशनल करंट के कारण इस पेंजिया के क्या हो जाते हैं? विखंडन। और देखो 2 भागों में बढ़ जाती है पेंजिया, 2 भागों में बढ़ जाती है। मैं हाथ से ही बना लो यार। ये पृथ्वी है और इसके 2 हिस्से हो जाते हैं। ये तो था तुम्हारा उत्तरी पेंजिया। कौन सा पेंजिया?
भाई साहब उत्तरी पेंजिया, और इसे दक्षिणी पेंजिया कहा था, दक्षिणी पेंजिया। आगे चलकर इन्हीं का नाम उसने चेंज किया और इस दक्षिणी पेंजिया को उसने एक नाम दिया था गोंडवाना कालीन, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूं, who was the first person who used गोंडवाना वर्ड? गोंडवाना शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? वैगनर ने नहीं किया, ऑप्शन में आएगा, वैगनर ने नहीं किया। विश्व में सबसे पहले गोंडवाना शब्द का प्रयोग मेडलीकोट ने किया था 1872 में। ये सिद्धांत कब आया? 1912 में। 1872 में गोंडवाना लैंड का इसने प्रयोग किया था। कौन है? मेडलीकोट ने। उसके बाद एक विद्वान आते हैं फीस्टमेंटल, एक ओल्डहम आते हैं और फीस्टमेंटल आते हैं। फिर ओल्डहम ने 1874 में इस शब्द का यूज किया। फिर उसके बाद आगे चलकर ओल्डहम नामक विद्वान भी आते हैं। तो फीस्टमेंटल, ओल्डहम और मेडलीकोट, इन तीनों व्यक्तियों ने गोंडवाना शब्द का यूज इसलिए किया क्योंकि इस जोन में गोंड जनजाति थी भारत के संदर्भ में, क्योंकि भारत उस समय दक्षिणी गोलार्ध में था, यहाँ गोंड जनजाति का निवास था, जिसकी वजह से इस पूरे एरिया को क्या कहा जाने लगा? गोंडवाना लैंड। तो बाद में इसने भी इसका यूज क्या किया? गोंडवाना लैंड। पहले तो इसने दक्षिणी पेंजिया ही कहा, बाद में फिर इसने भी गोंडवाना लैंड शब्द देने लग गया। और ऐसे ही उत्तरी पेंजिया को उसने नाम दिया था अंगारा लैंड। कौन सा लैंड? अंगारा लैंड। इसी को ही हम क्या बोलते हैं? लॉरेशिया। क्या बोलते हैं? लॉरेशिया। अब इसके मध्य जो है एक पानी सागर का जो भाग है वो आ गया यहाँ पे, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं? तैथिस सागर। इसी को ही क्या बोलते हैं? तैथिस सागर। वो ऐसे कहता है कि ऐसे ही फिर इसके भी विखंडन हुए, इसी प्रकार से उत्तरी पेंजिया के विखंडन हुए। जैसे जैसे विखंडन होता गया वैसे ही वैसे स्पेस में पानी भरता गया और नए महाद्वीप और महासागरों की क्या हुई? उत्पत्ति। अब ये आगे पर्वतों के बारे में भी बात बताएगा, उसकी भी बात हम करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दूसरी इमेज पे ले चलते हैं। इस अंगारा लैंड का विखंडन कब हुआ? ये भी तो सवाल बनता है। तो इस अंगारा लैंड या लॉरेशिया का जो विखंडन होता है, इस अंगारा लैंड या लॉरेशिया का जो विखंडन होता है, ये होता है ट्रियासिक काल में। कौन से काल में? ट्रियासिक काल में। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ये कठिन जो सवाल होंगे वो यहां से बनेंगे। आपसे पूछेगा दक्षिण के पठार का निर्माण कब हुआ? कौन से काल में? तो यहां पर आएगी बात दक्षिण के पठार वाली। तो ट्रियासिक काल में इसका विखंडन हुआ और इसके टुकड़े हो गए, ठीक है ना। इसी से क्या बनते हैं तुम्हारे उत्तरी अमेरिका, तुम्हारा यूरोप वाला, इसी प्रकार से यूरेशिया का कुछ पार्ट इसी से निकला है। ऐसे ही इस दक्षिणी पेंजिया, इस माफ कीजिएगा, इस गोंडवाना लैंड का जो विखंडन है, इसका विखंडन कब शुरू हुआ? और इसका विखंडन शुरू हुआ था देखो ये तीन पीरियड हैं, एक तो ट्रियासिक, एक जुरासिक और एक है तुम्हारा क्रेटेशियस। तो इसका विखंडन कब हुआ? क्रेटेशियस काल में। कौन से काल में? क्रेटेशियस काल में। आगे बताऊंगा क्रेटेशियस काल क्या है, इस काल को अभी हम यहीं पे क्लियर कर लेते हैं। देखो क्रेटेशियस काल में दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अपना भारत और अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया बना, ठीक है ना साहब। ये इसी से विखंडित हुए। तो यहां से हम लिख सकते हैं एक तो दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका भी गोंडवाना का पार्ट है, अफ्रीका भी किसका पार्ट है? गोंडवाना का। प्रायद्वीपीय भारत, कौन सा भारत? प्रायद्वीपीय भारत भी इसी का पार्ट है। और देखो ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के अलावा अंटार्कटिका जो रीजन है, ठीक है ना, ये भी किसका पार्ट है? गोंडवाना। जबकि ऊपरी जो लॉरेशिया से बना वो उत्तरी अमेरिका बना। कौन सा अमेरिका बना? उत्तरी अमेरिका। इसके अलावा यूरोप
और एशिया, उत्तरी एशिया, उत्तरी एशिया का जो निर्माण है वो इसी अंगारा लैंड से हुआ है। अब ये थोड़ा सा समझना है कि ये क्रेटेशियस और ट्रियासिक क्या है, इसको हम अलग से पढ़ेंगे। देखो एक युग आता है जिसका नाम है मेसोजोइक। मेसोजोइक, इस मेसोजोइक को बोलते हैं मध्यजीवी। क्या बोलते हैं? मध्यजीवी युग। अरे बोलो क्या बोलते हैं? मध्यजीवी युग। सर क्यों बता रहे हैं ये? भाई इसलिए बता रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आगे भौतिक प्रदेश में बार बार इन शब्दों का यूज करूंगा तो यहीं पे क्लियर कर लो, ठीक है। इसका टाइम पीरियड, वैसे इसके 3 भाग हैं। कितने भाग हैं इसके? 3 भाग। एक तो भाग आता है तुम्हारा ट्रियासिक, एक आता है जुरासिक। कौन सा आता है? जुरासिक। और एक आता है तुम्हारा क्रेटेशियस। तो टी से आप ऐसे याद रखना, ट्रियासिक, ट्रियासिक काल। जे से क्या होगा? जुरासिक काल। और के से क्या होगा? क्रेटेशियस काल। कौन सा काल? क्रेटेशियस काल। देखो इसका टाइम पीरियड आता है 24 से 24.6 से 20.8 करोड़ वर्ष पूर्व, वर्ष पूर्व की कहानी है। और जुरासिक की बात आती है तो 20.8 से 14.6 करोड़ वर्ष पूर्व की कहानी है ये, वर्ष पूर्व। और इसी प्रकार से 14.6 से और 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व का जो टाइम पीरियड है वो कौन सा टाइम पीरियड है? क्रेटेशियस। सर हम ये सब याद करने का? बिल्कुल भी याद नहीं करना कि इनका टाइम पीरियड क्या है, ये तुम्हें समझाने के लिए बताया जा रहा है। जब बहुत सारी संख्या बताऊंगा तो कुछ तो याद रहेगी, ठीक है ना। तो इसलिए आप इनके बारे में थोड़ा सा ये याद रखना, पहले ट्रियासिक काल आता है, फिर जुरासिक, फिर क्रेटेशियस। जैसे यूं मान लो ये बहुत बड़ा युग है, इसके कितने पार्ट हैं? 3, ट्रियासिक, जुरासिक और क्रेटेशियस। और तीनों से संबंधित राजस्थान में, तीनों से ही संबंधित भारत में बहुत महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं। आप जानते पूरी पृथ्वी पर सबसे पहले समुद्री जीव, विशेषकर मेंढकों की जो उत्पत्ति हुई वो कौन से काल में हुई? तो मेंढकों की उत्पत्ति होती है इसी काल में। मेंढकों की क्या होती है? उत्पत्ति। और मेंढक कौन सी आवाज साउंड निकालते हैं? ट्र ट्र से क्या हो जाएगा? ट्रियासिक। लेकिन चूंकि आप सब राजस्थान के लोग हैं तो यहां से आपको ध्यान रखना, राजस्थान में ट्रियासिक काल में लाठी सीरीज का निर्माण होता है। कौन सी सीरीज का? लाठी सीरीज, जो जैसलमेर में है, ठीक है ना। लाठी सीरीज का संबंध कौन से काल से है? एक तरफ तो आएगा लाठी सीरीज, दूसरी तरफ टाइम पीरियड। एक तरफ आएगा बाप बोल्डर्स बेड, दूसरी तरफ टाइम पीरियड। एक तरफ आएगा तुम्हारा आकलवुड फॉसिल पार्क, दूसरी तरफ उसका टाइम पीरियड। और कहेगा कूट सुमेलित कीजिए, बेमेल को छांटिए। पूर्व परीक्षा में भी आए। तो यहां से एक चीज क्लियर हो गई कि लाठी सीरीज का संबंध कौन से काल से है? राजस्थान में। तो लाठी पेड़ से बनती है, पेड़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्री। ट्री से क्या बन जाएगा? लेकिन 2017 में लाठी यानी बांस को वृक्षों के समूह से हटा दिया, उसे कौन से समूह में रखा है? घास की श्रेणी में। लेकिन मैं तुम्हें यह समझाने के लिए बता रहा हूं, लाठी को इंग्लिश में ट्री, ट्री से क्या बनेंगे? ट्रियासिक, ठीक है ना साहब। अब बात आती है जुरासिक की। तो देखो जुरासिक का टाइम पीरियड, जुरासिक में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटती है, डायनासोर की उत्पत्ति होती है। किसकी उत्पत्ति होती है? पृथ्वी पर डायनासोर की जो उत्पत्ति होती है वो कौन से काल में होती है? जुरासिक। ये जो मैं टाइम पीरियड लिखा है ना, कल को कहीं गूगल पे सर्च करें तो मिलेगा नहीं, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। क्या है? एनसीईआरटी और नेशनल जियोलॉजिकल टाइम स्केल के आधार पर। कुछ अन्य विद्वानों ने अलग अलग टाइम पीरियड बांटे हैं, उसके हिसाब से नहीं है, ये नेशनल जियोलॉजिकल टाइम स्केल के आधार पर। और इसका जुरासिक पीरियड का आपको ये याद भी नहीं करना है, आपको ये याद रखना है कि डायनासोर की उत्पत्ति कौन से काल में हुई। लेकिन राजस्थान में जुरासिक कालीन कुछ चीजें मिलती हैं, और आप जानते हैं ये जुरासिक कालीन चीजें कौन सी हैं। देखो जुरासिक कालीन जो
है वो है आकलवुड फॉसिल पार्क। आकलवुड फॉसिल पार्क, बोलो नाम सुना है कि नहीं? आपकी किताबों में लिखा है 18 करोड़ वर्ष के लकड़ियों के अवशेष मिले, लकड़ियों के या जीवावशेष मिले, फॉसिल्स मिले। आकल गांव है, वुड माने होता है जंगल, लकड़ी, वुड्स। आकल वुड फॉसिल माने जीवावशेष और पार्क। तो ये जैसलमेर बाड़मेर में है इसका मोस्टली एरिया। अब उसमें एक बार सवाल आया था राजस्थान जीके में कि राजस्थान में जुरासिक कालीन चट्टानें कहाँ प्राप्त होती हैं? तो जहां डायनासोर के अवशेष हैं, ठीक है ना भाई, डायनासोर की उत्पत्ति हुई है, तो डायनासोर के अवशेष भी कहाँ मिलते हैं? आकलवुड फॉसिल पार्क में। और यहाँ पर जुरासिक कालीन चट्टानें मिलती हैं। तो कल को सवाल दोबारा से पूछ ले, जुरासिक कालीन चट्टानें राजस्थान के किन जिलों से प्राप्त हुई हैं? तो आज भी जैसलमेर बाड़मेर, चाहे नए जिले बन गए हों तो भी ये बाड़मेर का बालोतरा वाले पार्ट में नहीं आता, ये जैसलमेर से लगते हुए वाले बाड़मेर में आता है। ठीक है साहब, तो दो चीजें क्लियर हो गई। अब बात आती है क्रेटेशियस काल। क्रेटेशियस काल वो युग है जिसमें उल्का पिंडों का बहुत ज्यादा प्रभाव रहा। उल्का पिंड और ज्वालामुखी विस्फोट की सबसे ज्यादा घटना कौन से काल में होती है? क्रेटेशियस। तो जब उल्का पिंड और ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो डायनासोर बच पाएगा क्या? तो यहां पर क्या हो जाएगा? डायनासोर का अंत। डायनासोर का क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। तो इसमें सबसे ज्यादा ज्वालामुखी विस्फोट की घटना घटती है। ज्वालामुखी विस्फोट, ज्वालामुखी विस्फोट के अलावा उल्का पिंडों का भी प्रभाव रहता है। एक बात बताओ, जब ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो अंदर से मैग्मा निकलेगा और यही मैग्मा बाहर आकर लावा कहलाता है। यही ठंडा होकर केमिकल रिएक्शन से टाइम, समय, दाब प्राप्त करके, इधर बोर्ड की तरफ देखो, तो यहां पर काली मिट्टी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? काली मिट्टी का। तो आपसे पूछेगा कि काली मिट्टी का निर्माण किस काल में निर्मित हुआ? क्रेटेशियस। और दक्षिण के पठार में, कौन से पठार में? हम इसे प्रायद्वीप पठार बोलते हैं। इसके कई सारे भाग हैं जिसमें एक पठार आता है दक्षिण का पठार। दक्षिण के पठार में सबसे ज्यादा घटना क्रेटेशियस की, ज्वालामुखी विस्फोट की होती है। इसलिए आज भी भारत में सबसे ज्यादा काली मिट्टी कहाँ मिलती है? महाराष्ट्र में। कहाँ मिलती है? महाराष्ट्र में। कुछ भाग मध्य प्रदेश का है, कुछ गुजरात का है, अपने राजस्थान का दक्षिण पूर्वी भाग है। तो इस जोन में डक्कन प्लेट का निर्माण हुआ था। इसे हम डक्कन का पठार भी बोलते हैं, डक्कन ट्रैप भी बोलते हैं। इंग्लिश में तो डक्कन ट्रैप बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं डक्कन का पठार। क्या बोलते हैं? डक्कन का पठार। भाई प्रायद्वीपीय पठार में एक पठार आता है डक्कन का पठार, और उस पठार का निर्माण कौन से काल में हुआ? क्रेटेशियस में। और क्रेटेशियस काल में हुआ। एक सवाल भी आया था यूपीएससी 2021 में, प्रीलिज में आप सवाल देखोगे तो उसमें यह पूछा गया था कि बताइए, जो एक मिट्टी का नाम है उष्ण कटिबंधीय चरनोजेम मिट्टी, काली मिट्टी को इंटरनेशनल लेवल पे क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय चरनोजेम। उष्ण कटिबंधीय चरनोजेम। तो उसने ये पूछा था उष्ण कटिबंधीय चरनोजेम मिट्टी का निर्माण किस घटना के फलस्वरूप है? तो वोल्केनिक घटना। कौन सी घटना? वोल्केनिक या ज्वालामुखी विस्फोट के फलस्वरूप ही काली मिट्टी का निर्माण होता है। बोलो समझ में आ गया? अब आपको यह भी पता चल गया कि ट्रियासिक काल में कौन सा प्रदेश किसके विखंडन हुए? अंगारालैंड के। और क्रेटेशियस काल में किसका विखंडन हुआ? गोंडवानालैंड के। किसके हुए? गोंडवानालैंड के। बोलो क्लियर हो गया? अब देखो इस प्रकार से ये भौतिक प्रदेश बने। अब यहां तक लिख लो, फिर इसके बाद की क्या कहानी है वो हम जस्ट अभी बताएंगे। आप पॉइंट डाल लो, भौतिक प्रदेशों का निर्माण कैसे हुआ। थैंक यू यार, पसीना आ रहा है।
और फिर उसके बाद एक सिद्धांत लिखेंगे अल्फ्रेड वेगनर का, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ये ता लिख देना। पूरी किताब का नाम था हाउ टू ओरिजिन कंटिनेंट ओशियन। वैसे कॉन्टिनेंट का मतलब होता है किसी चीज को पकड़े रहना। कॉन्टिनेंटल टायर का नाम सुना है? ऐड आता है कॉन्टिनेंटल टायर। तो ऐसे ही देशों को पकड़े रखता है महाद्वीप। महाद्वीप में कई सारे देश जकड़े हुए रहते हैं, इसलिए इसका शब्द दिया था कॉन्टिनेंट। हटा दूं? इसका मोटा मोटा टाइम पीरियड आता है 36 करोड़ से वर्ष पूर्व से 28.6 करोड़ वर्ष पूर्व, ये अवधि होती है। अब बताओ मुझे, राजस्थान का कौन सा ऐसा भूआकृति है जो जिसका निर्माण कार्बोनिफेरस है? भाई दो चीज तो मैंने बता दी। लाठी सीरीज का संबंध किससे है? ट्रियासिक से। और आकलवुड फॉसिल पार्क का संबंध कौन से टाइम पीरियड से है? जुरासिक से। तो राजस्थान में एक और ऐसा भूभाग है जिसका संबंध कार्बोनिफेरस से है। अरावली का निर्माण तो आगे पढ़ेंगे, वो तो प्री कैम्ब्रियन से संबंधित है। तो मैं आपको बता देता हूं, यहीं पर लिख लीजिए साथ में। कार्बोनिफेरस से जो रिलेटेड है वो है बाप बोल्डर्स बेड। क्या है? बाप बोल्डर्स बेड। बाप बोल्डर्स बेड। और इसका संबंध कार्बोनिफेरस से ही है। कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस युग से संबंधित है। आप कहेंगे सर बाप बोल्डर्स बेड क्या है? तो बर्फ जब, क्योंकि कार्बोनिफेरस आइस एज है, जब बर्फ का प्रभाव पड़ा तो बर्फ जैसे ही पिघलेगी तो उससे ऊपरी परत पे जो कुछ मुलायम मिट्टी थी उनका अपरदन हो चुका होता है और कठोर मिट्टी बचती है। तो ऐसे कठोर जो बोल्डर्स होते हैं उस वाले भाग को बाप बोल्डर्स बोलते हैं। क्योंकि यहाँ बाप गांव है, फलौदी में आता है, इसलिए वहां पर जो चट्टानें मिलती है वो बाप बोल्डर्स बेड है। अगली बार सवाल ये ऐसे बनाकर पूछेगा कि बाप बोल्डर्स बेड का निर्माण किसके फलस्वरूप हुआ है? नदियों के अपरदन के द्वारा, पवनों के अपरदन द्वारा, हिमानियों के अपरदन के फलस्वरूप, या इनमें थे उपरोक्त सभी? तो मैंने अभी हिमानी की बात कही ना, तो इसका जो निर्माण है वो किसके फलस्वरूप हुआ है? इसका निर्माण जो है हिमानीकरण के फलस्वरूप हुआ है। हिमानीकरण के फलस्वरूप इसका निर्माण हुआ है। तो इसको याद रखना, पवन के द्वारा नहीं है, ये हिमानीकरण के द्वारा। हो सकता है ऐसे बना दे कि राजस्थान में हिमानीकरण के चिन्ह कहां मिलते हैं, हिमयुग के चिन्ह कहां मिलते हैं? तो ये हिमयुगी तो है, और इस हिमयुग के चिन्ह कहां पे मिलेंगे?
बाल्ट बोल्डर्स। तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये कहाँ पर है, फलौदी। अब नया जिला बन गया है, पहले हम जोधपुर लिखते थे, अब फलौदी जिले में है, फलौदी जिले में है, फलौदी जिले में, ये याद रखना। और ये हिमानीकरण का फलस्वरूप है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे हिमयुग के चिन्ह भी बोलते हैं। यहाँ हिमयुग के चिन्ह दिखाई देते हैं, साइन ऑफ आइसेज, हिमयुग के चिन्ह यहाँ दिखाई देते हैं। तो ये भी आपको क्लियर हो गया कार्बोनिफेरस। ये आरएस प्री का सवाल था, आप अगर ठीक से तैयारी कर रहे हो तो पुराने पेपर में ये आरएस प्री में पूछा था कि बाप बोल्डर्स बेड का निर्माण किससे संबंधित है, तो आंसर क्या है, कार्बोनिफेरस। क्या है, कार्बोनिफेरस। बोलो क्लियर हो गया, सबने लिख लिया पेज। अरे कोई कठिन चीज तो नहीं बता रहा, नॉर्मल चीजें जो पूर्व परीक्षा में आई हुई हैं वही चीज बता रहा हूं। ज्ञान बहुत अथाह है, मैं भी नहीं जानता, मुझे जितना आता है वो मैं बता रहा हूं। ये आप और लिख लीजिए फिर। गोंडवाना लैंड के कौन कौन से महाद्वीप हैं, या निम्न में से गोंडवाना लैंड का पार्ट नहीं है, ऐसे सवाल खूब आए। तो दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका वाला जो पार्ट है ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है, जबकि उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया ये किसके पार्ट है, अंगारा लैंड के। किसके, अंगारा लैंड के। देखो जितना आप रंगों से लिखोगे घर पे जाके उतना ही वो आपको आकर्षित करेगी, सुंदर लगेगी। क्योंकि इसमें अलग कलर भर देना, इसमें अलग कलर, इसमें ब्लू कलर भरना, चारों ओर और ब्लू कलर, यहाँ पर थोड़ा सा चट्टानी जैसा कलर भरना। जब आप अच्छे ढंग से लिखोगे ना तो वो आकर्षित करेगी आपको, क्योंकि सुंदर चीज हमेशा क्या करती है, आकर्षित करती है। तो इस चीज को आप ध्यान रखना। कोई कहेगा यार तेरी कॉपी मुझे दे दे, ये नोटबुक मुझे बहुत अच्छी लग रही है यार, बहुत अच्छा लिखा है। तो जब चीज अच्छी होती है ना तो वो आपको कहेगी कि मुझे पढ़ो, देखो मैं कितना सुंदर हूं, ठीक है ना। तो ऐसे ही आप बढ़िया ढंग से अलग अलग रंगों से आप पढ़ेंगे तो बढ़िया रहेंगे। अभी मैं इसकी एक वीडियो भी दिखाऊंगा कि कैसे ये प्रोसेस बनता है। वैसे मैंने पूरी चीजें बता दी हैं फैक्चुअल, लेकिन वीडियो में भी वही बात है। लिख लिया सबने? वैसे क्रेटेशियस की स्पेलिंग सी से स्टार्ट होती है, मैंने समझाने के लिए के लिख दिया था। अब तो लिख, हटा दूं इसे, थोड़ा फास्ट लिखो आप। अब मुझे आप एक बात बताओ, अभी तो हालांकि मैंने ये सारी चीजें नहीं बताई, भारत के जो भौतिक प्रदेश हैं 4, उनमें से गोंडवाना लैंड के अंतर्गत कौन सा आता था? अरे बोलो तो सही, प्रायद्वीपीय भारत ही तो था, इसके अलावा था ही नहीं। अरे प्रायद्वीपीय भारत के बाद जो तटीय प्रदेश और द्वीपीय प्रदेश ये थे, यानी कि जो कर्क रेखा से दक्षिण में था ना वो पूरा पार्ट किसके अंतर्गत था? गोंडवाना। लेकिन सर नॉर्थ में क्या था? नॉर्थ में था तैटिस सागर। तो जहां आज हिमालय पर्वत है
और उसके दक्षिण में विशाल मैदान है। ये पहले किसके पार्ट थे? तैटिस सागर। तो भारत का उत्तर का पर्वतीय प्रदेश और उत्तर भारत का विशाल मैदान वो तैटिस महासागर के पार्ट थे, और दक्षिण का पठार और तटीय एवं द्वीपीय प्रदेश किसके पार्ट थे? गोंडमाना के। किसके पार्ट थे? गोंडमाना के। बोलो क्लियर हो गया? अब इनका कैसे निर्माण हुआ ये भी सीखेंगे हम। पहले अभी एक पेज और रह गया है, वो लिख लीजिए। दक्कन के पठार का निर्माण हुआ है, और इसी दक्कन के पठार में क्या आता है? राजस्थान का क्या आता है भाई? मालवा का पठार नहीं आता है क्या? मालवा पठार, और इसी मालवा के पठार में ही आता है तुम्हारा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। अरे राजस्थान का कौन सा पठार आता है? राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश आता है। ये पूछा भी गया था कि हाड़ौती का पठार किसका पार्ट है? तो अगर ऑप्शन में आए मालवा तो मालवा करना, मालवा नहीं आए तो दक्कन का पठार, दोनों में से कोई एक आएगा, क्योंकि दक्कन के पठार का ही पार्ट क्या है? ये बड़ा है। ये गुजरात में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी है। इसी में अरावली और विंध्याचल के मध्य का जो पार्ट है वो स्पेशली क्या कहलाता है? मालव रीजन कहलाता है, और वहां जो पठार मिलेगा वो क्या कहलाएगा? मालवा का पठार। तो ये मालवा का पठार बेसिकली अरावली और विंध्याचल में है। ये ऊपर तो अरावली है और नीचे है विंध्याचल, इसके मध्य में है ये अरावली और ये विंध्याचल। अगर जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको पता है, एक सवाल पूछा था कि मालवा के पठार का विस्तार किस राज्य में नहीं है। ये सवाल पूछा था मार्च 2023 एलडीसी की परीक्षा। किसी ने दिया क्या एलडीसी का एग्जाम? बढ़िया सवाल था कि निम्न में से किस राज्य में मालवा के पठार का विस्तार नहीं है। ऑप्शन बताऊं क्या थे ऑप्शन? राजस्थान था, मध्य प्रदेश था, गुजरात था और महाराष्ट्र था। तो आंसर क्या होगा भाई? गुजरात में तो अरावली का विस्तार है, तो ये क्या कह रहा है कि जो अरावली और विंध्याचल के मध्य का पार्ट है वही स्पेशली क्या कहलाता है? मालवा। और इसी मालवा में ही हमारा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश आता है। मालवा का पठार इज ए पार्ट ऑफ दक्कन प्लेटो। ये दक्कन प्लेटो कहलाता है। समस्त दक्षिण के जो प्रायद्वीपीय पठार के भाग हैं जिसमें हम अलग अलग अध्ययन करते हैं, छोटा नागपुर का पठार, उन सभी पठारों में दक्कन का पठार सबसे बड़ा है। मैं आगे बताऊंगा जब पठारी प्रदेश आएगा ना, इन सभी पठारों के बारे में डिस्कस करूंगा, चाहे वो छोटा नागपुर का हो, चाहे दक्कन का पठार हो, चाहे दंडकारण्य का पठार हो, शिलांग का पठार हो, तेलंगाना या कर्नाटक का पठार हो। तो मेसोजोइक युग का टाइम पीरियड क्या है भाई? कोई बताएगा मेसोजोइक युग का टाइम पीरियड? अरे इसमें लिख तो रहा है ना, 24.6 करोड़ वर्ष पूर्व से 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व, बीसी चल रहा है ये। 24.6 करोड़ वर्ष पूर्व से 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व की अवधि मेसोजोइक या मध्यजीवी युग के नाम से जानी जाती है। किसी भी प्रकार का मन में कोई सवाल चल रहा है, डाउट चल रहा है, पूछ लेना। ये मत कहना कि गुरुजी नाराज होंगे। ये तो खुद कहने वाले हैं, खुद बताने वाले। तुम जितना एक्टिव रहोगे उतना ही हम एक्सप्लेन करेंगे, तुम जितना पैसिव रहोगे उतना ही हम संकुचित होते जाएंगे और धीरे धीरे जानकारियां जो हैं कम होती जाएंगी। इसलिए आप हमेशा एक्टिव रहो जिससे सामने वाला भी एक्टिव होकर आए। ये अरावली है, ये विंध्याचल है, इसके मध्य में आता है मालवा। आगे मैप में सीखेंगे, अभी हम सिर्फ सिद्धांत की बात कर रहे हैं। क्लियर हो गया? ज्यादा
डेप्थ में नहीं है ये। आप ये कह रहे हैं कि गुरु जी भौतिक प्रदेश करा रहे थे, कहाँ पहुंच गए सिद्धांतों पे। कुछ भी फालतू नहीं है, सब सवाल आए। कहीं राजस्थान से आया है तो कोई कहीं से आया है। और हमारा सिद्धांत ये रहता है कि सवाल आपकी नोटबुक से बाहर नहीं जाए, कम से कम। भले ही आज आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन जब एग्जाम के बाद आप नोटबुक उठा के देखें तो आपको होना चाहिए कि यार एक भी सिंगल सवाल ऐसा नहीं है जो कॉपी में नहीं लिखा हो। हमें तो उस बात की खुशी है। आज हो सकता है हम आपके लिए बुरे हैं, क्यों? क्योंकि हम मजाक नहीं करते, डायलॉग नहीं देते। राजा रानी कहाँ से रूठाएं बताओ इसको? इस जगह पर कहाँ राजा रानी की बात है कि ये रानी रूठ गई थी, फिर इसको मनाने के लिए राजा भेजा गया, फिर मैं डायलॉग बोलूंगा? तो वो संभव नहीं है। ये सारी फैक्चुअल जानकारी है साहब, पर्वत पठार मैदान है, ये सब आपको इसी रूप में पढ़ने होंगे। हाँ, ज्योग्राफी है। यहां तक क्लियर हो गया? अब देखो आप, फिर उसके बाद ये क्या कहता है, ये एक पॉइंट की बात करता है, फिर आपको मैं इमेज दिखाऊंगा। ये दो बड़े खंड थे, एक तो यार देखो, एक पार्ट तो था अंगारा लैंड का। किसका? अंगारा लैंड। और दूसरा था गोंडवाना लैंड का। मैंने आपको कहा था गोंडवाना लैंड का। और इसके मध्य में क्या था? मध्य में था तैटिस सागर। ये तैटिस सागर था, तैटिस सागर। अब ये आधी अधूरी बात करता है। आधी अधूरी का मतलब है कि ये सिर्फ इतना कहता है कि लगातार इन दोनों प्रदेशों से नदियां बहती गईं, यानी कि इधर से भी नदियां आईं, और वर्षा होगी तो स्वाभाविक रूप से नदियां भी आएंगी, नदियों के माध्यम से पानी भी बहेगा, और जब पानी बहेगा तो पानी अपने साथ जलोढ़ मिट्टी भी लेकर आएगा, तलछट लेकर आएगा, मलबा लेकर आएगा। और यही मलबा इसमें क्या है? जमता गया। क्या हो गया? जमता गया। और मलबा के कारण इस तैटिस सागर में क्या है? टेक्टोनिक घटना घटती है, यानी कि कुछ ऐसी विवर्तनिक घटना घटती है, और उसके बाद पर्वतों की उत्पत्ति हो जाती है। मतलब स्पष्ट रूप से नहीं कहा, बस वो यही कहता है नदियों के द्वारा मलबा आया और उसके बाद इसके फलस्वरूप क्या निर्मित हो गया? पर्वत। लेकिन इसके बाद का एक विद्वान आता है और उसका नाम है कोबर महोदय। कोबर महोदय। इस कोबर महोदय ने एक सिद्धांत दिया, भूसन्नति। क्या सिद्धांत दिया? जियोसाइक्लोन थ्योरी। जियोसाइक्लोन थ्योरी दी थी, भूसन्नति। सर ये क्या है भूसन्नति? भू माने पृथ्वी, सन्नति माने निम्न वाला भाग। ये पूरी ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, और ये इसका सन्नति पार्ट है। क्या है? सन्नति पार्ट है। अब ये क्या कहता है कि ये समस्त भूभाग एक ही है। ये क्या है? समस्त भूभाग एक ही है, और लगातार यहां पर मलबा जमता गया। क्या जमता गया? मलबा। मलबा लगातार नदियों द्वारा आता गया और यहां पर इतना जम गया। ये नीचे से जुड़ा हुआ है, ऊपर महज एक दरार है। जैसे किसी पोखर के सूख जाने पर उसमें दरारें आ जाती हैं, लेकिन जहां वहां पर टेम्परेचर कम होता है, मुलायम मिट्टी होती है, वो आपस में क्या है? नीचे से जुड़ी है। ऐसे ही ऊपर ये महज दरार है जिसमें पानी भर गया है, इसके नीचे ये आपस में पूरे दोनों के दोनों भूखंड क्या हैं? जुड़े हुए हैं। ऐसा किसने कहा? कोबर महोदय ने। अब ये कहता है कि जब लगातार जलोढ़ आएगा तो तलछट जमा होगा, तो इसमें क्या है? एक प्रकार से दबाव नीचे को आएगा। दबाव नीचे आएगा, वजन वाली चीजें आएंगी, कंकड़ पत्थर रेत मिट्टी सब आएगी।
एक बात बताओ, जब मैं कोई चीज को ऐसे खींचूंगा बीच में से, तो यहां पर ये दोनों किनारे पास नहीं आएंगे क्या? ये पूरी एक प्लेट मान लो, कोई रबड़ मान लो, बीच में से मैं ऐसे नीचे दबाऊंगा तो ये दोनों किनारे नजदीक नहीं आएंगे क्या? अब जब दोनों किनारे नजदीक आएंगे, बीच में क्या है? मलबा, इस सागर में। और तुमने सुना होगा, बुजुर्ग कहते हैं कि पृथ्वी पर जल प्रलय हुए, तो वो जल प्रलय पृथ्वी के इन भागों पर हुए थे, इन भागों पर, ठीक है ना साहब? तो इसी आधार पर तो यहां जल प्रलय भी हो, क्योंकि जैसे जैसे मलबा बढ़ेगा वैसे वैसे पानी क्या है, इस अग्रभाग, ये भी फोरलैंड एरिया कहा उसने, ये भी फोरलैंड एरिया कहा, इन पर पानी आएगा और जिसकी वजह से ये जलमग्न होगा। लेकिन बीच में मलबा के जब दोनों इतने पास आ जाते हैं, बीच में मलबा आ जाता है, तो मलबा में क्या पड़ जाते हैं? फोल्ड। क्या पड़ जाते हैं? फोल्ड। और इन्हीं अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के इन किनारों पर विशाल बलित पर्वतों की क्या होती है? उत्पत्ति। क्या होती है? और ये एक बार प्रक्रिया नहीं हुई, एक बार जब टकरा गए फिर दोबारा से गैप हो गया, फिर दोबारा से लंबी लाखों वर्षों तक फिर जल मलबा जमा होता रहा, फिर दोबारा से दोनों पास में आए तो दूसरा फोल्ड बन गया। ऐसे कई चरणों में इस हिमालय पर्वत की क्या हुई? उत्पत्ति। बोलो क्लियर हो गया? आपसे सवाल पूछेगा, निम्न में से हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत नहीं है, एक सवाल, तो पहले तो वो तीन चारों लिखने हैं हमें, तो बाकी के इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल नाम लिखना है। दूसरा सवाल पूछेगा, निम्न में से कौन सा सिद्धांत हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में सर्वोत्तम व्याख्या करता है? तो सर्वोत्तम व्याख्या ये नहीं करता, इसके अलावा एक और सिद्धांत है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। कौन सा? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, वो हिमालय की सर्वोत्तम व्याख्या करता है। तो मैं सभी सिद्धांतों में के नाम लिख दूंगा, बाकी यही काम के थे, इसी प्रकार से भौतिक प्रदेशों का निर्माण हुआ। और उसने ये जो भूसन्नति थी, इसका नाम था भूसन्नति, वो कहता है कि समस्त पर्वतों की, जो बलित पर्वतों की उत्पत्ति है, बलित पर्वतों की उत्पत्ति यहीं से होती है। बलित पर्वतों की जो उत्पत्ति है वो कहां से होती है? इसी भूसन्नति से। इसलिए भूसन्नति को वो पर्वतों की पालना कहता है। क्या कहता है? पर्वतों की पालना। पालना माने बच्चों, जिसमें पलता है, बड़ा होता है, ग्रो करता है। तो ऐसे ही समस्त पर्वत कहां से निकले? बलित पर्वत, इसी भूसन्नति से। और ये कोवर महोदय, गोबर नहीं है, क्या है? कोवर। कोवर ने कौन सा सिद्धांत दिया? भूसन्नति का, ठीक है ना? संसार के समस्त बलित पर्वत कहां से निकले? भूसन्नति से। और इसी प्रकार से हिमालय की उत्पत्ति के बारे में ये कहता है। तो एक पॉइंट यहीं से दोनों को आप जोड़ लो, फिर उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। इसको और जोड़ लो, फिर मैं आपको वीडियो दिखा देता हूं। और इस प्रकार से आपके भौतिक प्रदेशों के निर्माण होते हैं। क्या कह रहे हैं? हाँ लगा, रुक जाओ, कि इनको लिखने दो, फिर उसके बाद। बीच बीच में मैं रोकना चाहता हूँ, तो यहीं से ऑपरेट हो जानी चाहिए, ऐसे लगा।
आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? कम आ रहा है, पहले पढ़ी नहीं है ना। लिख लिए सबने? हाँ। देखो एक वीडियो देख लो जिससे कि आपको और स्पष्ट हो जाएगा ये वैगनर महोदय क्या कहता है। लिखने की जरूरत नहीं है, बस रोकने वाला चाहिए। आवाज रहने दो। देखो पृथ्वी के इतिहास में ये जो पेंजिया है, पेंजिया का मतलब क्या है? समस्त स्थलखंड। क्या है? ऐसे समस्त स्थलखंड कई बार इकट्ठे हुए, कई बार बिखर गए, लेकिन जो ये पेंजिया है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस पर हम निवास कर रहे हैं, तो इसी पेंजिया के टुकड़े हुए, ये रिसेंटली था। इसके बाद कोई पेंजिया अभी बना नहीं है। अभी हम दूर ही जा रहे हैं, हमारे महाद्वीप एक दूसरे की तरफ गति कर रहे हैं, लेकिन इकट्ठे नहीं हो रहे। लेकिन पृथ्वी के इतिहास में कई बार बड़े बड़े खंड जुड़े और फिर अलग हुए। ऐसे में सबसे रिसेंटली था ये पेंजिया। ये पूरी पृथ्वी थी और इस पूरी पृथ्वी पर ये बड़ा भाग था, ये पूरा पेंजिया था, जिसके बीच में क्या था? पैंथालासा सागर था। क्या था? पैंथालासा सागर। और ये कार्बोनिफेरस युग में इसके क्या है? विखंडन होते हैं। इस पेंजिया के क्या होते हैं? विखंडन। कार्बोनिफेरस मतलब बोले तो 36 करोड़ से लेकर 28 करोड़ के मध्य का टाइम पीरियड है। देखो परमियन काल में कुछ इस प्रकार से आकृति थी, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम गुजरता गया वैसे वैसे ये आकृति बदलती गई। हम पहले दक्षिणी गोलार्ध में थे। सोचो केरल में तो बर्फ पड़ती थी इसके किनारे पर, मेडागास्कर हमारे पास में था, मेडागास्कर केरल से टकराता था, इस स्थिति में था। और ये सिद्धांत किसने दिया? वैगनर ने। यही थे जर्मन विद्वान अल्फ्रेड वैगनर। 1912 में इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। इनकी एक किताब आती है हाउ टू ओरिजिन कंटिनेंट एंड ओशियन। ऐसे सब ये कहते हैं कि ये क्या कहता है, कभी तो उत्तरी अमेरिका जाता है, कभी दक्षिणी अमेरिका जाता है, कभी अफ्रीका जाता है। ये अफ्रीका का पश्चिम भाग है, ये दक्षिणी अमेरिका का पूर्वी भाग है। ये कहता है कि इन दोनों जगह तो एक ही जलवायु है, एक ही वनस्पति है। फिर ये कहता है कि संभवतः ये पहले कभी एक ही भाग था। तो इस वजह से ये कहता है कि आज जो तुम्हें महाद्वीप दिख रहे हैं पहले सब ये जुड़े हुए थे। ये मेडागास्कर था, ये अपना भारत था, इसी के साथ दक्षिणी गोलार्ध में था भारत। ये ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका थे, ये भी दक्षिण में थे। अब फिर इस पूरा इकट्ठा था ये, फिर इसके विखंडन होते हैं। और इसमें फिर ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के लिए भी देता है। ये कुछ हमें एविडेंस मिले, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और भारत में समान डायनासोर की प्रजाति के अवशेष मिले। तो इसका मतलब लगता है कि कहीं ना कहीं पहले सभी ये खंड क्या थे? जुड़े हुए थे। आज तो कोई डायनासोर है नहीं, प्राचीन समय के समान डायनासोर के अवशेष हैं, समान प्रजाति के लक्षण मिले। और तो और जहां आज ध्रुव है वहां पहले वहां पे भी हमें ऐसे अवशेष मिले जहां पर उष्ण कटिबंधीय जलवायु मिली है, चौड़ी पत्ती वाले वृक्षों के कुछ अवशेष मिले। तो हम कह सकते हैं कि जो आज उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव पर है वो पहले कभी बीच सेंटर में हुआ करता था। तो किसी का टुकड़ा जरूर हुआ है। ये डायनासोर के अवशेष समान भागों में मिलते हैं, समान ही वनस्पति मिलती है दक्षिणी अमेरिका, इसके अलावा भारत, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका में। और वनस्पति के भी समान सेम चीजें मिली हैं। कुछ अन्य जीव के जो जीव जंतुओं की प्रजाति हैं वो भी सेम मिली हैं। ये इनकी किताब आती है हाउ टू ओरिजिन ए कॉन्टिनेंट इन ओशियन 1915 में। इस किताब में महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति होती है और फिर इस प्रकार से बताता है। देखो ये वाला भाग अंगारालैंड था और निचला वाला भाग गोंडवाना, बीच में कौन सा था? तैथिस सागर। क्या था? तैथिस सागर। ये तैथिस सागर था, यहां पर था इंडिया। सोचो दक्षिणी गोलार्ध में था, यानी अंटार्कटिका के पास था। और केरल में उस समय क्या पड़ती थी? बर्फ पड़ती थी। ठीक है ना, हो सकता है वो किसी और के नाम से जाना जाता हो, क्योंकि इतिहास में तो केरल का नाम नहीं, वहां राजा महाराजाओं के नाम थे। ये सोचो आप दक्षिणी गोलार्ध में था, ये इक्वेटर है और दक्षिणी गोलार्ध में है। उस समय दक्षिणी गोलार्ध में था, सदर्न हेमिस्फीयर में था। चौड़ी पत्ती वाले क्या मिले? पत्ती वृक्षों के ऐसे अवशेष मिले दक्षिणी
ध्रुव पर और उत्तरी ध्रुव पर यहां था भारत, और धीरे धीरे खिसक कर ऐसे रूप में ये प्लेट यहां से टकरा गई, और इसी से प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की कॉन्सेप्ट आता है। अभी मैंने वो बताया नहीं है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, इसके बाद उसी का ही नंबर है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का। यहाँ मेडागास्कर था, श्रीलंका यहाँ पे था, अंटार्कटिका यहाँ पे था, बांग्लादेश वगैरह यहीं पे होंगे, ऐसा इसका मानना था। ठीक है ना साहब। तो इस प्रकार से ये सिद्धांत आता है। देखो यहाँ ये इसमें चल रहा है, ये ऐसे प्लेट टकराई है। रुक, ये दोबारा से देखो, ये इस प्रकार से ऊपरी वाली जो प्लेट है वो तो है तिब्बती प्लेट, निचली जो प्लेट थी जिस पर भारत था वो इंडियन प्लेट थी। ये जब प्लेटें आपस में टकराएंगी तो कुछ भाग ऊंचा होगा, यानी कि आप कोई लोहे की चीजें लो, धातु लो, दोनों तरफ से फोर्स लगाएंगे तो कुछ भाग ऊपर उठेगा, कुछ भाग नीचे उठेगा। अब नीचे उठे हुए भाग में तो क्या है, हिमालय से नदियां आई, उन्होंने क्या है बिछा दिया जलोढ़ मिट्टी, वो तो बन गया मैदान, और ऊंचा वाला भाग क्या बन गया, पर्वत। तो हिमालय और विशाल मैदान उस समय 33 महासागर के पार्ट थे। ठीक है ना, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और इसी से प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से ही हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। ऐसे था, देखो इस प्रकार से ये सारे लोग अलग अलग हुए थे, सारे खंड अलग हुए थे। ये दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, भारत देखो अंटार्कटिका से गया है, धीरे धीरे जाते जाते इंडियन प्लेट जो है तिब्बती प्लेट से टकरा गई और यहाँ विशाल हिमालय की उत्पत्ति। आज भी ये प्लेट जो है गति कर रही है। ठीक है ना, इस प्रकार से ये कन्वेंशनल करंट है, इनको बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। ये कन्वेंशनल करंट, नीचे वाला गर्म है, ऊपर वाला ठंडा है। अब एक चीज देखो, आप दोबारा से देखो, ये आपको दिख रही है, ये इस प्रकार से करंट चल रही है। अब जैसे यहां पर गति करेगी तो इस भाग में ये पृथ्वी का हिस्सा अलग होगा कि नहीं, यहां टूटेगा तो यहां पानी आएगा, सागर आएगा तो सागर का नाम कहलाएगा। अब इस पर कोई मान लो स्थल है, इस पर भी कोई स्थल है, तो एक प्लेट ये हो गई, एक बड़ा भूखंड ये हो गया। अब दोनों आपस में अभिसरण कर रहा है, क्या कर रहा है, अभिसरण। तो अभिसरण करेगा तो एक प्लेट नीचे गिरेगी, एक प्लेट ऊपर उठेगी, तो यहां इन अभिसरण वाले विध्वंसात्मक प्लेटों के किनारे पर क्या बनेंगे, पर्वत। क्या बनेंगे, पर्वत, पर्वत बनेंगे। तो पर्वतों की उत्पत्ति प्लेट से। तो आपको यह सवाल पूछेगा कि हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में सर्वोत्तम व्याख्या कौन सा सिद्धांत करता है, तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, यही तो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। और इसकी ये सब कारण जो हुआ है वो कन्वेंशनल करंट के कारण हुआ है, कन्वेंशनल सेल के कारण हुआ है। ये कन्वेंशनल करंट है, दूसरे रूप में देख सकते हैं, ये बड़ा भूखंड है, इसे ही को प्लेट बोलते हैं। ये इस पर जैसे भारत है तो ये भारतीय प्लेट है, अगर आपका डूंगरपुर है तो डूंगरपुर। ये दो स्थलीय प्लेटें जब आपस में गति करती हैं तो वो अभिसरण प्लेट कहलाती है, एक कन्वर्जेंट होती है, एक डाइवर्जेंट होती है। ठीक है ना, इस हिसाब से ये सागरी और जो स्थलीय प्लेट है, जो महाद्वीप और महासागरीय प्लेटों के किनारों पर भी पर्वतों का निर्माण होता है। ये सागर है और ये महाद्वीपीय है, तो महाद्वीप और महासागरों के प्लेटों के टकराने के कारण भी आपके क्या बनते हैं। अब देखो, जब यहां अभी आपने देखा जब ऐसे पृथ्वी क्रैक होगी यहां से, तो अंदर से गर्म लावा मैग्मा निकलेगा। अब मैग्मा निकलेगा तो ज्वालामुखी पर्वत नहीं बनेंगे क्या, यहां बोलो बनेंगे। तो ये ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण हुआ। तो कुल मिलाकर ये पर्वतों की उत्पत्ति में सबसे अब तक की सबसे बेस्ट जो थ्योरी है वो कौन सी है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ये हैरी हेस ने दिया था। वैसे मॉर्गन ने इसका बड़ा सबसे पहले इसका विकास किया था 1967 के आसपास में, लेकिन वर्तमान में जो हैरी हेस का माना जाता है, हालांकि मॉर्गन और पार्कर महोदय का भी योगदान है इसमें। इस प्रकार से हम ये आगे की चीजें इनमें पढ़ेंगे, आगे इन सबको हम बताएंगे आपको। देखो इस प्रकार से आपको ये पहले एक खंड था, ऐसे कई महाद्वीप थे, धीरे धीरे टाइम पर अब दूसरी आकृति बन गई, फिर तीसरी आकृति बनी, तो ऐसे ये सारी खंड इकट्ठे हुए और तब जाकर ये पेंजिया बना। ऐसे पेंजिया बना था। पृथ्वी के इतिहास में कितने पेंजिया बने, कितने बिगड़े, लेकिन ये रिसेंटली है, इसके बाद कोई पेंजिया नहीं बना। इस प्रकार से इंडिया धीरे धीरे गति करते हुए
नॉर्थ ईस्ट की तरफ तिब्बत से टकरा गया और ये वर्तमान का मैप है। तो इस प्रकार से आपका ये वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है। इसमें 2-3 सिद्धांतों को मैंने कंक्लूड किया था। जियो साइक्लोन थ्योरी, जिसमें आप समझ गए कि जियो साइक्लोन क्या है। थोड़ा सा बात है, कोबर महोदय ने ये दिया था, पर जियो साइक्लोन का मतलब है भूसन्नति। भूसन्नति का मतलब 2 बड़े खंडों का निम्न वाला भाग, और उसी को ही बलित पर्वतों का क्या बोलते हैं? पलना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पलना। तो बोलो क्लियर हो गया आज के लिए? आज के लिए मैं समझता हूं काफी है। कल मैं इसी टॉपिक को आगे बढ़ाऊंगा और हिमालय प्रदेश पढ़ेंगे, वहां से स्टार्ट करेंगे। अगले अभी 10-12 घंटे का ये टॉपिक बचा हुआ है, पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, समझ में आएगा। आप एक बार घर पे भी पढ़ के आए तो और हेल्प मिलेगी।